डिंडा समुदाय की मुखिया दाफीना के मुंह से इजिप्ट का नाम सुनकर क्लियोपैट्रा का माथा ठनका हुआ था, लेकिन मौका हाथ से निकल जाने की वजह से उसके पास सीजर के साथ आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा न था। घोड़े पर बैठ क्लियोपैट्रा अपनी भावनाएं छिपाते हुए सीजर से बोली, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम आज किसी भी हाल में इजिप्ट से बाहर निकल जाएं। पर हमें अब जाना कहाँ है? सीजर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इस सवाल को अनसुना कर क्लियोपैट्रा ने उलझन में एक नजर इधर उधर डाली और फिर दूर तक पिरामिड को देखते हुए बोली, इतने बड़े योद्धा को पथ प्रदर्शन की कला तो आती ही होगी ना? सीजर को क्लियोपैट्रा का ये सवाल किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं लगा। वो अकड़ कर बोला, कोई शक? क्लियोपैट्रा ने पिरामिड की ओर इशारा करते हुए सीजर से चुनौती भरे अंदाज में कहा, तो उस पिरामिड और सूरज को देखकर बताइए कि दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये सवाल सुनकर सीजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अति आत्मविश्वास के साथ बोला, राजकुमारी, हमें आपको इतनी साधारण सी चीज बतानी पड़ेगी ये नहीं सोचा था। खैर, ध्यान से देखिए, इस वक्त पिरामिड की परछाई ठीक उसके दाएं तरफ पड़ रही है, यानी दक्षिण पश्चिम उसी ओर है। मुश्किल तो नहीं है आपके लिए? ये सुन क्लियोपैट्रा भी हल्की मुस्कान के साथ बोल पड़ी, बहुत खूब सेनापति, अब आपको भी पता चल गया होगा कि हमें कहाँ जाना है। इतना कहते हुए वो अपने घोड़े को फिर एक बार जोर से चाबुक मारकर सीजर से आगे बढ़ गई। हवा से बात करती क्लियोपैट्रा के मन में ये ख्याल आया, आखिर अतुम का संदेश मेरे हाथ कैसे लगेगा? क्योंकि अगर सही समय पर ये जानकारी नहीं मिली तो भले ही मैं सीजर का भरोसा जीत लूं, तब भी मेरी योजना नाकामयाब ही रहेगी। न जाने वहां काम कैसा चल रहा होगा। अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि महल में कौन सी प्रतियोगिता चल रही है जिसके लिए बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। तभी सीजर उसके बगल में आकर तंज कसते हुए बोला, अपने आशिक को याद कर रही हो क्या? अपने ख्यालों से निकल क्लियोपैट्रा समझ गई कि सीजर उसे बातों बातों में छेड़ रहा है, इसलिए वो उसी के अंदाज में पलटवार करते हुए बोली, ये वो कह रहा है जो खुद किसी दिल टूटे आशिक की तरह रात का सारा मनोरंजन छोड़कर कोने में अकेला बैठा मदिरा पी रहा था। आखिर क्या कमी थी हमारी दाफिना में जिसके प्यार भरे सुंदर हाथों का खाना खाने के बाद भी वो आपको रास न आई? कहीं आपकी औरतों में रुचि? ये सुनकर सीजर ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इस बार क्लियोपैट्रा व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि रोम के सेनापति का दिल इतना छोटा है। क्लियोपैट्रा की बातों ने सीजर के न जाने कौन कौन से घाव कुरेद दिए थे कि वो उसे उल्टा जवाब देने के बजाय अपने मन के कोने में दबी यादों को कुरेदते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन औरतों के स्पर्श से अछूता है। हमारी एक पत्नी है जिनके सामने तुम या दाफीना जैसी 1000 औरतें भी नहीं टिक सकती। पहली बार किसी ने क्लियोपैट्रा की खूबसूरती को नकार कर उसके बारे में ऐसा कुछ कहा था। सीजर के मुंह से निकली ऐसी बात क्लियोपैट्रा के गुरूर को ही ठेस नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके मन को पेचीदा ढंग से मरोड़ रही थी। आपकी यही बात तो मुझे आपके करीब आने पर मजबूर करती है, नहीं तो मेरे हुस्न का दीदार करने वाले तो लाखों बैठे हैं। पर एक बात गलत कही आपने, दुनिया में कोई भी औरत मुझे किसी भी तरीके से मात नहीं दे सकती, और आप समय के साथ ये खुद ही जान जाएंगे। क्लियोपैट्रा अपनी सुनहरी मुस्कान सीजर पर बिखेर उसके गुस्से को एक नया मोड़ देने लगी। आज काफी दिनों के बाद किसी ने सीजर को इस प्यार शब्द के समंदर में गोते लगाने को मजबूर किया था, जिससे वापस आने में उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। न जाने क्यों अपनी पत्नी का जिक्र कर सीजर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई थी, जैसे उसे घर की याद आ गई हो। पर तभी सीजर को याद आया कि वो अभी एक खास काम के लिए सफर पर निकला है, इसलिए वो खुद को झंझोड़कर वापस होश में ले आया। इसी बीच क्लियोपैट्रा के दिमाग में एक और ख्याल आया, जिससे उसकी मुस्कान को छूमंतर होते एक पल नहीं लगा। पत्नी? कहीं महल में टॉलेमी के लिए पत्नी का चयन तो नहीं हो रहा, ताकि रोम के हथियार उठने से पहले ही वो अपनी राजगद्दी पुख्ता कर ले। लेकिन मेरे न होते हुए टॉलेमी के पास शादी के लिए सबसे पहले विकल्प आर्सेनोई का होना चाहिए था ना। इसका मतलब महल में
कुछ तो अनबन चल रही है। अब तो अतुम का संदेश और भी जरूरी है। ये सब सोचते हुए अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी गर्दन पर तलवार जो रखी हुई थी। उधर टॉलेमी के महल की शोभा आज देखने लायक थी। इजिप्ट इस भव्य उत्सव के माहौल में पूरी तरह डूब चुका था। महलों की दीवारों पर हुए रंग रोगन और फूलों की लड़ियों की सजावट उसे दुल्हन की तरह चमका रही थी। महल के बड़े प्रांगण में सैनिकों की विशाल फौज कदम से कदम मिलाती हुई चल रही थी, जो इजिप्ट के टॉलेमी राजवंश की भव्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नर्तकियों का मनमोहक नृत्य प्रदर्शन अपने पूरे शबाब पर था। महल के मुख्य द्वार के सामने भव्य मंच सजा था, जिस पर कशीदाकारी किए सुंदर पोशाक, गले में मोतियों की माला, सोने की जड़ाऊ मुकुट पहने सिंहासन पर बैठा टॉलेमी बड़ी ही उत्सुकता से अपने स्वयंवर के आयोजन का आनंद ले रहा था। मुख्य द्वार से भीतर आती झांकी को देख पोथाइनस मंच पर खड़ा होकर बारी बारी से उनका परिचय देते हुए कहने लगा। काबिलियत के दम पर जिसने नृत्य कला में बनाया अपना नाम, समझो उसकी भाव भंगिमा। नामुमकिन सा है ये काम। आपने बहुत सी नृत्यांगना देखी होंगी, लेकिन इनके बदन की जैसी लचक कहीं नहीं देखी होगी। अपनी मनमोहक अदाओं से मंत्रमुग्ध कर देने वाली दूसरी प्रतिभागी नृत्यांगना ज़ाहरा है, जो आज अपना हुनर आजमा कर महाराज टॉलेमी के दिल पर राज करने आई है। पोथाइनस ने देखा कि उसकी बातें टॉलेमी के चेहरे पर मुस्कान ले आई हैं। ये समझने में उसे देर नहीं लगी कि ऊपर से नीचे तक सोने से लदी ज़ाहरा टॉलेमी पर अपनी छाप छोड़ चुकी थी। ज़ाहरा को मंच पर आते देख टॉलेमी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वो उसे बड़ी इज्जत से पेश आते हुए ऊपर ले आया। टॉलेमी ने अपना एक घुटना नीचे रखते हुए उसके हाथों को चूम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत से इसे मेरे लिए बनाया है। सर से पैर तक ये मेरे मनोरंजन का खजाना है। टॉलेमी की इस हरकत से ज़ाहरा के चेहरे पर एक तनाव सा छा गया। उसने झटके से अपना हाथ उसकी हथेली से हटाया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। अचानक मासूमियत भरे चेहरे पर यह उदासी देखकर टॉलेमी को कुछ अटपटा सा लगा। पोथाइनस चोर नजरों से ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए फिर से प्रवेश द्वार की ओर देखकर बोला, महाराज, क्या करें बड़ाई इनकी। वीरों की परंपराओं की करती पूजा, हर छुपी चीज को दे भेद नजर से, तीरंदाजी में न कोई इनसा दूजा। सदियों से चली आ रही सभ्यता को अपने हुनर से जिंदा रखने वाली, सटीक निशाना लगाकर अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मात दे जाने वाली निशानेबाज दाफीना का स्वागत कीजिए। मंच की ओर बढ़ती दिंडा समुदाय की मुखिया दाफीना को देखकर सब लोग नारे लगाने लगे। पहले दोनों प्रतियोगियों की तरह दाफीना का ध्यान टॉलेमी की ओर न होकर इजिप्ट की जनता, वहाँ के सैनिकों, मनोरंजन करते कलाकारों की ओर था, जिन्हें वो हाथ जोड़कर नमन करती हुई जा रही थी। लोगों से आंखें मिलाते हुए उनके बीच से गुजरकर वो सबसे मिलती हुई मंच पर गई। ये देखकर टॉलेमी ऐठा हुआ सा मुंह बनाकर अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। दाफीना की नजरों ने बस इस कुछ क्षण में ही टॉलेमी की मनोदशा भांप ली और चुपचाप वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसे वहां बैठा देख पोथाइनस आगे बोला, तो आइए अब देखते हैं कि हमारी तीसरी प्रतिभागी किन खूबियों से लबरेज है, जिसकी बहादुरी के चर्चे हैं दूर दूर। पल भर में चटाए जो दुश्मनों को धूल, शस्त्र अभ्यास में निपुण बहुत है, इसकी तलवार की धार न पाओगे भूल। हमारी पहली प्रतियोगी युद्ध कौशल में माहिर पिता की इकलौती योद्धा बेटी है, जिनका नाम मेंडोसा है। इनका स्वागत कीजिए। पोथाइनस के इतना कहते ही ढोल नगाड़ों की गूंज तेज हो गई। गेहुआ रंग, लंबे बाल, योद्धा वाली वेशभूषा
और हाथों में तलवार लिए जैसे ही प्रतियोगी मंच के पास आई, सब लोग उसकी चाल ढाल देखकर दंग रह गए। टॉलेमी के पास खड़ा पोथाइनस उसके मन को टटोलते हुए बोला, महाराज, मेंडोसा युद्ध कौशल में अच्छी होने के साथ साथ राजकाज भी बड़ी चतुराई से संभालना जानती हैं। आपसे विवाह करके खुद को भाग्यशाली समझेंगी और अपने युद्ध कौशल से इजिप्ट को सुरक्षित भी रखेंगी। पोथाइनस की बातें सुनकर टॉलेमी ने सामने से चलकर आ रही मेंडोसा पर एक नजर डाली और सोचने लगा, युद्ध लड़ते लड़ते इसमें औरतों वाली नजाकत तो दिख ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सैनिक जंग पर जाने के लिए अनुमति मांगने आ रहा हो। पूरे रौब के साथ मेंडोसा टॉलेमी को देखकर मुस्कुराई और सोचने लगी, बहुत खूब, अगर मैं सही हूँ तो ये मुझे नाजुक औरत बिल्कुल नहीं समझ रहा। बस यही तो मुझे चाहिए, फिर जहन्नुम में जाए ये स्वयंवर और ये मूर्ख महाराज, मुझे इससे क्या। उधर क्लियोपैट्रा ने देखा कि उसकी गर्दन पर तलवार रखने वाला कोई और नहीं बल्कि गुस्से में तमतमाता सीजर ही है। उसे इसका कारण बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो गर्दन मोड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी सीजर ने गुस्से में दांत भींचते हुए उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, मेरे निजी जीवन में दखल अंदाजी करने की। जिस काम के लिए यहाँ आई हो बस उस पर ध्यान दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ पल क्लियोपैट्रा को गुस्से से घूरकर सीजर ने आखिरकार तलवार नीचे कर उसे बख्श दिया। तलवार के हटते ही क्लियोपैट्रा अपनी आंखें मटकाकर बड़बड़ाते हुए बोली, प्रेमिका या पत्नी के लिए तो हर मर्द तरसता है, चाहे कोई कितना भी शूरवीर क्यों न हो। सीजर ने उसकी बात सुन तो ली, लेकिन अनबन को आगे न बढ़ाने के लिए उसने मन में बस एक बात ठान ली, चाहे कुछ भी हो जाए इससे सबक तो सिखाना ही होगा, नहीं तो ये पूरे रास्ते ऐसे ही हमारा सर खपाती रहेगी। कुछ ही देर में दोनों के बीच की तनातनी शांत हो गई। रेतीली जमीन और सूरज की गर्मी में चलते चलते सुबह से दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला। पसीने से लथपथ सीजर ने जब देखा कि ये तपती धूप उसे बीमार कर सकती है, तो उसने शरीर को राहत पहुंचाने के लिए क्लियोपैट्रा के दिए गए कपड़ों को अपने सर पर लपेट उसे पगड़ी की तरह पहन लिया। कुछ देर बाद जैसे ही क्लियोपैट्रा का ध्यान उस पर गया, तो वो अचानक अपने सिर पर हाथ रखकर चक्कर खाने जैसा नाटक करने लगा। सीजर को इस तरह कमजोर देख क्लियोपैट्रा ने फिक्र जताई, अरे आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना इतनी प्रचंड गर्मी में किसी का भी बच पाना मुश्किल है। आप अपने घोड़े को लगाम दीजिए, हम यहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं। नहीं, हम ठीक हैं। ये कहकर सीजर ने अपने माथे को और कसकर पकड़ लिया। क्लियोपैट्रा घबराते हुए तेज आवाज में बोली, हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी, जितना कहा है उतना करिए। अगर आप बीमार पड़ गए तो हम उस राजा तक समय पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम यहाँ रुक रहे हैं बस। उसकी तेज आवाज सुनकर सीजर ने अपने घोड़े पर लगाम लगा दी। दोनों वहाँ उतरकर कुछ दूर दिख रहे एक बड़े से पेड़ के नीचे छांव में चले गए। सीजर को पेड़ के सहारे बैठाकर क्लियोपैट्रा चिंता जताते हुए बोली, मुझे उस ओर कुछ हरे भरे मरुद्यान दिखाई दे रहे हैं। रेत भी चमकीली लग रही है, जरूर पानी का कोई स्रोत होगा उधर। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आई। और वहां से बिना उसका जवाब सुने वो निकल पड़ी। पानी की तलाश में वहां से कुछ दूर निकल क्लियोपैट्रा का चेहरा पहले की तरह सामान्य हो गया और उसकी सारी चिंता गायब हो गई। अच्छा हुआ, यही मौका है, मुझे सब कुछ जल्दी करना होगा। बड़बड़ाते हुए वो और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद क्लियोपैट्रा हाथों में मिट्टी का एक बर्तन लिए थकी हुई सीजर के पास वापस आई। उसका सिर्फ माथा ही नहीं बल्कि पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। रेत में पैदल चलते चलते उसका हुलिया ही बदल गया था। थकी हुई ही बेहाल क्लियोपैट्रा जैसे ही सीजर के सामने पहुंची, सामने का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। पेड़ की छांव में सीजर चमड़े की एक बोतल को खोलकर गटागट पानी पिए जा रहा था। उस बोतल में इतना पानी भरा था कि पीते वक्त वो सीजर के मुंह से होते हुए छाती तक टपकता हुआ उसे ठंडक पहुंचा रहा था। क्लियोपैट्रा सीजर के चेहरे को देख आपे से बाहर हो गई। उसने अपने बर्तन में देखा कि इतना लंबा सफर तय करने की वजह से पानी बहुत ही थोड़ा बचा था। वो नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, हद है,
भलाई का जमाना ही नहीं रहा। यहाँ मैं आपकी फिक्र में पानी लेने इधर उधर इस तपती धूप में भटक रही हूँ और आपको मुझे ये बताना मुनासिब ना लगा कि आपके पास पहले से ही पानी की भरी बोतल रखी है। उसकी बात सुन सीजर बेफिक्र होकर बोला, क्या हमने तुमसे कहा था कि हमें प्यास लगी है? नहीं ना? फिर? ये सुनकर क्लियोपैट्रा बिना कुछ बोले नाराजगी के साथ उससे थोड़ा दूर चली गई। वहाँ उसने खुद को शांत करने के लिए वो बचा हुआ पानी लेकर अपने चेहरे पर छिड़ककर अपने शरीर के ताप को कम करने की कोशिश की। ऐसा करते वक्त उसकी पोशाक भीग रही थी, जिससे उसके ऊपरी बदन का आकार हल्का हल्का झलकने लगा था। उसके चेहरे पर पड़ती पानी की बूंदें और दूसरी ओर से आती सुनहरी धूप उसे दूर से ही बेहद आकर्षक बना रही थी। उसके बाल भी आगे से भीग गए थे, जिसे वो बीच बीच में हटाने की कोशिश कर रही थी। सीजर भी पानी के घूंट गले के नीचे लेते हुए चोर नजरों से उसे ही देख रहा था। वो भले इस बात को मानने के लिए तैयार न होता, पर इस वक्त क्लियोपैट्रा से अपनी नजरें हटा पाना किसी भी मर्द के लिए नामुमकिन होता। क्लियोपैट्रा जैसे ही आखिरी बार अपने चेहरे पर बचा हुआ पानी का छींटा मारकर सीजर की ओर मुड़ी तो उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। एक बार को तो सीजर को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। तभी अचानक क्लियोपैट्रा घबराकर बोली, उन्हें पता चल गया। वो आते ही होंगे। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा सेनापति जी, नहीं तो वो लोग हमारा भी यही हाल करेंगे। क्लियोपैट्रा की बात सुनकर सीजर चौंक कर खड़ा हो गया। के माथे पर अचानक एक बूंद गिरी। उसने अपने हाथ से माथे को छुआ तो देखा कि वो बूंद पानी की नहीं बल्कि खून की थी। फिर उसने ऊपर की ओर अपनी नजरें घुमाई तो उसके मुंह से भी निकल पड़ा, हे ईश्वर। सीजर पानी की अपनी बोतल फेंक क्लियोपैट्रा के पास आ गया। दोनों की नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ी। यूं तो सीजर ने जंग में कई तरह के विभत्स दृश्य देखे थे, पर बीच रेत में एक लौता पेड़, उस पर टंगा किसी आदमी का धड़ से अलग किया हुआ सर और पेड़ की छाल पर गुदा एक निशान आने वाली किसी बड़ी चुनौती का संकेत दे रहा था। हलक से पानी का एक घूंट उतारते हुए क्लियोपैट्रा बोली, वो निशान कह रहा है कि ये इलाका उस आदिवासी समुदाय का है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब हमें अभी यहाँ से वापस जाना होगा। सीजर ने चारों ओर देखा और कहा, अब यहाँ से हमारा वापस जाना नामुमकिन है क्लियोपैट्रा। कुछ ही देर में पीछे के इलाके से रेत का तूफान उठने लगेगा। वहां जा आकर घोड़े की रफ्तार को कम करते हुए सीजर से कहा, बचपन में दाई माँ इनकी कहानियां सुनाया करती थी। कहती थी कि ये एक इकलौता ऐसा समुदाय है जो इंसानों को ही खा जाता। राजवीर ने कॉल कट करने में इसका जिक्र भी है, जो देख ले तो कहर और ना देखे तो मौत। बीच रात में फंस गए, वापस ना जा पाओगे लौट। इससे साफ जाहिर है कि आज तक जो भी इनके इलाके में पहुंचा है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। ये सुन सीजर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जिज्ञासा से उससे कहा, और क्या पता है तुम्हें इनके बारे में? यही कि इनसे भी ज्यादा खतरनाक इनका जंगल है। और क्लियोपैट्रा ने अपनी गर्दन मोड़ी तो उसकी आंखों के सामने अब एक घना जंगल था। वो परेशान होते हुए बोली, ये तो दो रास्ते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है? ये सुनकर सीजर घोड़े से उतर जमीन की मिट्टी को मुट्ठी में लेकर उसे बड़े गौर से देखते हुए बोला, एक तरीका है। लेकिन तभी अचानक पीछे से बड़ी अजीब सी आवाज आई। सीजर ने पीछे मुड़कर देखा तो तूफान की रेतीली हवा किसी भूत की तरह उनके ठीक पीछे बड़ी तेजी से आ रही थी। रेत के बवंडर से कोसों दूर अलेक्जेंड्रिया के महल में स्वयंवर का जोश अभी भी बना हुआ था। अब बारी थी चौथी और आखिरी प्रतिभागी की, जिसके बारे में बताते हुए पोथाइनस बोला, आला दर्जे की वैद्य है ये, हर रोग का इलाज इनके पास। रंग, गंध और स्वाद को चख कर करती भेद, तरीका बेहद खास।
औषधियों, रसायनों को देखकर ही परखने में माहिर, बीमारी की नब्ज पकड़ने वाली हमारे राजवैद्य की बेटी खालिस्ता मंच पर पधार रही है। आखिरी प्रतिभागी के स्वागत के लिए टॉलेमी अपने सिंहासन से उठा और नकाबपोश खालिस्ता को अपनी ओर आता देखकर सोचने लगा। ये पहली औरत देख रहा हूँ जो अपनी सुंदरता को इस तरह ढक कर सबके सामने आई है। क्या इसे प्रतियोगिता जीतने की कोई चाह नहीं? ये नहीं चाहती कि मैं इसके सुंदर चेहरे पर अपनी पैनी निगाह डालकर इसके रूप का रस लूं और इसे महारानी बनने का मौका दूं? टॉलेमी अपने आप से बातें करते हुए खालिस्ता के एकदम करीब जाकर उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए वो बोला, क्या तुम नहीं चाहती कि जिस इजिप्ट की महारानी बनने का ख्वाब लिए औरतें कुछ भी करने को तैयार हैं, वहाँ के महाराज तुम पर फिदा हो? टॉलेमी की बात सुनकर मंच पर खड़ी खालिस्ता बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी जगह जाने लगी। पोथाइनस के बगल से गुजरती खालिस्ता की नजरें उससे टकराईं तो दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखने लगे। खालिस्ता पलकें झपकाती हुई आगे बढ़ गई, लेकिन पोथाइनस पलटकर उसे ही देखता रहा। पोथाइनस सारी प्रतिभागियों के बैठने के बाद जनता की ओर मुड़कर कहने लगा, इजिप्ट के महल में इस स्वयंवर का आयोजन महाराज टॉलेमी के लिए पत्नी चुनने से कहीं ज्यादा आप प्रजाजनों को आपकी एक महारानी लौटाने के लिए किया गया है। जगह जगह से आई ये राजकुमारियां अपने अपने क्षेत्र में अव्वल है, लेकिन महारानी तो कोई एक ही बनेगी। आने वाले 2 दिनों तक इन सब के बीच कुछ प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इन सब में से जो भी अपनी बुद्धि, ज्ञान और कौशल का अनूठा परिचय देकर विजयी होगी, वही इस सिंहासन पर बैठेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये सिंहासन किसे अपनी महारानी के रूप में और हमारे महाराज टॉलेमी की जीवन संगिनी के रूप में चुनता है। तो क्या आप सब तैयार हैं? पोथाइनस के ये पूछने पर सबने एक साथ सहमति जताते हुए कहा, हम तैयार हैं। महाराज टॉलेमी की जय। जनता में जोश और उत्साह देखकर सभी सुंदरियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पोथाइनस हाथ को ऊपर उठाकर उन्हें शांत करते हुए कहने लगा, तो आइए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। महाराज टॉलेमी ने तय किया है कि सबसे पहले नृत्य के जरिए हम इनके कला कौशल को परखेंगे। इन सब प्रतियोगियों को अपने नृत्य के जरिए दिखाना होगा कि ये इजिप्ट की धरती से कितनी जुड़ी हुई है। पोथाइनस ने देखा कि उसकी बातें सुनकर लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और चिंता की लहर दौड़ गई है कि ये कैसे होगा। पोथाइनस मुस्कुराते हुए बोला, रुकिए रुकिए, मैं आप सबके मन में उठ रहे कौतूहल को समझ सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे आंगन में उस ओर पहली प्रतियोगिता के लिए रेत बिछाई गई है। वो इसलिए कि इन सुंदरियों को इसी रेत पर नंगे पांव नृत्य करना होगा। अगर कोई प्रतियोगी किसी भी कारणवश रुक गया तो वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। इतना कहकर पोथाइनस सुंदरियों की ओर देखकर बोला, तो अब आप सब तैयार है ना? पोथाइनस के ये पूछने पर सबने एक साथ सहमति जताते हुए कहा, हम तैयार हैं महाराज। महाराज टॉलेमी की जय। महाराज टॉलेमी की जय। उधर तूफान को इतना करीब से आते देखकर सीजर ने घोड़े पर चढ़ उसे जोर से चाबुक मारते हुए कहा, दाईं ओर। जवाब सुनकर क्लियोपैट्रा ने भी बिना समय गंवाए अपने घोड़े को ठीक सीजर के घोड़े के पीछे चलने का आदेश दे दिया। एक बार जंगल के अंदर घुस जाने के बाद क्लियोपैट्रा ने महसूस किया कि तूफान शायद सिर्फ जंगल के बाहर तक ही रह गया है। जंगल के रास्ते कुछ दूर चलते हुए क्लियोपैट्रा ने सीजर से पूछा, आपको क्यों लगा कि हमें दाईं ओर जाना चाहिए?
सीजर ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। जो मिट्टी मेरे हाथ में थी उसमें रेत के साथ कांच भी था, जो किसी रेगिस्तान में नहीं बल्कि समुद्री रेत में पाया जाता है। इससे मुझे इस बात की पुष्टि हो गई कि समुद्र यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। फिर मैंने गौर किया तो दाईं ओर से समुद्र की लहरों की आवाज बाईं ओर के मुकाबले तेज आ रही थी, इसलिए मैंने दाएं रास्ता चुना। ये सुनकर क्लियोपैट्रा सीजर से असल में प्रभावित हो गई। उसने मन ही मन कहा, बेहतरीन, बल के साथ बुद्धि भी। जंगल से कई तरह के कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं। आसपास कभी सांप कभी बिच्छू पेड़ों पर अपना डेरा जमाए बैठे थे। आगे बढ़ते हुए जंगल भी घना होता जा रहा था, जिसे देखकर घोड़ा भी डर के मारे हिनहिना रहा था। तभी दोनों ने पूरे जंगल का जायजा लेते हुए देखा कि आगे रास्ता बंद है। तभी जोर से हाथी की आवाज आई। दोनों चौकन्ना होकर घोड़े से उतर गए और एक दूसरे की ओर पीट कर आसपास देखने लगे, पर हाथी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्लियोपैट्रा समय रहते बोली, ठीक है, तो हम यहीं से 2 दिशाओं में बढ़ जाएंगे। जिसे भी खतरा दिखेगा वो 3 बार सीटी बजाकर दूसरे को आगाह करेगा। सीजर ने अपनी कटार निकालकर क्लियोपैट्रा को पकड़ा दी। ये चलानी तो आती है ना? क्लियोपैट्रा आंखें छोटी करके बोली, यकीन नहीं तो आजमा कर देख लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ जाओ। सीजर के इन आखिरी शब्दों के साथ बहुत सावधानी बरतते हुए दोनों अपने अपने हथियार से रास्ता बनाते हुए निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद क्लियोपैट्रा ने मिट्टी में किसी बड़े जानवर के पंजे के निशान देखे। वो नीचे बैठकर उस निशान को छूते हुए बोली, ये तो ताजा ही लग रहा है। तभी दूसरी ओर से उसे सीजर के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ! ये सुनकर क्लियोपैट्रा सब कुछ छोड़ तेजी से भागते हुए उस आवाज का पीछा कर वहां पहुंच गई जहां सीजर को होना चाहिए था, पर उसे उस जगह पर कोई भी नजर नहीं आया सिवाय जमीन पर पड़ी सीजर की तलवार के। ये क्या? कहीं सीजर को किसी जंगली जानवर ने तो दबोच नहीं लिया? पर खून का तो नामो निशान नहीं है। हैरान परेशान क्लियोपैट्रा वहीं छानबीन करने लगी। उसे एहसास हुआ कि पास की एक बड़ी सी झील में हलचल सी हो रही थी। हाथ में कटार लिए क्लियोपैट्रा झाड़ी से बगल वाले पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। उसे झाड़ी के पीछे कुछ नजर आ रहा था। अचानक उसे किसी का हाथ दिखाई दिया। ये देखते ही क्लियोपैट्रा समझ गई कि ये हाथ किसका है। उसने सुरक्षा के लिए कटार से झाड़ियों का कुछ हिस्सा हटाया तो उसे गिड़गिड़ाने की आवाज आई, बचाओ! बचाओ! हाथी! हाथी! सामने देखकर वो दंग रह गई। क्लियोपैट्रा अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, सेनापति जी, आप यहाँ और इस हालत में? झाड़ियों के पीछे सीजर घुटनों के बल अपने हाथ सर के ऊपर रख सिकुड़ कर बैठा हुआ था। वो गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, बचाओ! सामने हाथी है! बचाओ! मुझे बचाओ! उसकी गिड़गिड़ाहट सुन क्लियोपैट्रा हैरानी से पीछे पलटी, पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आया। सीजर की ये हालत देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशान होकर बोली, सेनापति जी, सेनापति सीजर, ये आप क्या कर रहे हैं? पीछे तो कुछ भी। बोलते बोलते उसे समझ में आया कि सीजर ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियोपैट्रा के माथे की शिकन थोड़ी कम हुई और वो लंबी सांस लेते हुए सीजर की पुतलियों को घूरते हुए उससे पूछने लगी, क्या आपको मैं याद हूँ? सीजर हकलाते हुए बोला, हाँ, याद है हमें। तुम क्लियोपैट्रा हो। ये कोई नाम पूछने का वक्त है क्या? पीछे देखो, वो हाथी हमारी तरफ भागा चला रहा है। ये सुनकर क्लियोपैट्रा को अजीब सी राहत मिली। उसने मन ही मन सोचा, अब ठीक है, लगता है इन्होंने कहीं से ढेर सारा नील कमल सूंघ लिया है। पर इस जंगल में नील कमल आया कैसे? वो चौंकते हुए बोली, यानी आदिवासी आ चुके हैं। उसने तुरंत सीजर को समझाते हुए कहा, मेरी तरफ देखिए सेनापति जी, हमारे पास समय कम है। हमें आपके वहम का इलाज ढूंढकर इस जंगल से जल्द ही बाहर निकलना होगा। इसलिए अब जैसा मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। फिर वो सीजर को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी। तभी सीजर के हाव भाव बदल गए। वो अजीब तरह से हंसते हुए बोला,
वो देखो, हाथी हाथी हमसे डर कर भाग गया। क्लियोपैट्रा को लगा सीजर वहम में ऐसा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसे दोबारा कंधे पर उठाकर पलटी, उसके मुंह से चीख निकल गई। एक बड़ा सा हाथी सच में उसके ठीक पीछे खड़े होकर उसे अपने विशाल पैर से दबाने ही जा रहा था, लेकिन तभी क्लियोपैट्रा सीजर को लेकर छलांग लगाकर दूसरी ओर जा गिरी। हाथी के उनके पीछे आने से पहले क्लियोपैट्रा ने किसी तरह सीजर को खड़ा किया और कहा, अगर आप अब हाथी से दूरी बनाए रखना चाहते हैं तो बस भागना है। जहाँ जहाँ मैं भागूं, आपको भी वहीं भागना है, समझ आया? ठीक है, तुम जहाँ जहाँ भागोगी मैं भी वहीं वहीं भागूंगा। नशे में चूर सीजर बोला। तभी हाथी को करीब आते देख क्लियोपैट्रा जोर से चिल्लाई, भागो! सीजर भी उसके पीछे ये कहते हुए तेजी से दौड़ पड़ा। हम आ रहे हैं। दोनों जान बचाने के लिए किसी तरह भाग रहे थे। हाथी उनके पीछे पड़ा हुआ था। तभी क्लियोपैट्रा को देखा कि थोड़ी दूर एक शेर उनके रास्ते में खड़ा हुआ था। इस वक्त क्लियोपैट्रा सीजर को लेकर न रुक सकती थी, न आगे बढ़ सकती थी, और खाई की वजह से ना ही अगल बगल जा सकती थी। तभी उसका ध्यान आगे की तरफ पड़े एक बड़े से पत्थर पर गया, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वो आगे खड़े शेर को बौखलाने की कोशिश कर सीधा उस पत्थर की ओर भागने लगी। अब तक सीजर भी रफ्तार पकड़ चुका था और उसके साथ ही भाग रहा था। शेर दहाड़ते हुए उनकी ओर भागा। रास्ते में उस पत्थर के आते ही उसने एक बड़ी छलांग लगाई। ठीक उसी समय क्लियोपैट्रा सीजर को अपनी बाहों में भर के दाईं ओर खाई में कूद गई। इधर छलांग लगाते ही वो भूखा शेर हाथी से जा लड़ा। मौके का फायदा उठाकर क्लियोपैट्रा सीजर को लेकर खाई में तो कूद गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि खाई के अंत में एक छोटा सा मटमैला तालाब है। दोनों लुढ़कते हुए सीधे उसी तालाब में जा गिरे। क्लियोपैट्रा पानी से सर बाहर निकालकर परेशान होते हुए चीखने लगी, सेनापति! सेनापति सीजर! कहाँ है आप? उसे तालाब के दूसरे कोने पर छोटे छोटे बुलबुले दिख रहे थे। कहीं इसमें मगरमच्छ तो नहीं? वो तेजी से तालाब के बाहर की ओर भागी, पर तभी उसने देखा कि उन्हीं बुलबुलों में से एक सर बाहर आ रहा था। क्लियोपैट्रा ने राहत की सांस ली। ओह, सेनापति जी, ईश्वर का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। सीजर बाहर निकलते ही पूरे होशो हवास में बोला, क्लियोपैट्रा, हमें लगता है खाई को पार कर हम समुद्र तक पहुंच सकते हैं। सीजर को इस तरह पूरे होश में देखकर क्लियोपैट्रा खुश होते हुए बोली, यानी आप ठीक हो गए, बहुत खूब। उसके दांत देख सीजर ने कहा, ये कैसी बहकी बातें कर रही हो क्लियोपैट्रा? जल्दी चलो, हमारे पास समय कम है। हमने आते वक्त ही एक आदिवासी को फूलों की टोकरी ले जाते देखा था। वो हमारे आसपास ही होगा। अब बस हमें तालाब के उस ओर उन घाटियों को पार करना है और फिर हम समुद्र के किनारे होंगे। क्लियोपैट्रा सीजर की बात से सहमत हुई और दोनों किसी तरह तालाब के बगल से होते हुए घाटियों पर चढ़ कई इंसानी कंकालों से गुजरते हुए घाटी के उस पार पहुंच गए। दोनों ने पहली बार आपसी रंजिश को छोड़कर साथ में मिलकर किसी काम को अंजाम दिया था, और अब क्लियोपैट्रा और सीजर सोच भी नहीं सकते थे कि इतना फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद भी वो ऐसे भयानक दलदल में फंस जाएंगे। मकर जाल में फंसे दोनों पूरी ताकत लगाकर हाथ पैर मारने में लगे हुए थे। जितना भी वो उससे निकलने की कोशिश करते, उतना ही ज्यादा फंसते जाते। सीजर को यह समझ आ गया था कि इस जाल की बनावट कुछ इस तरह है कि शिकार जितना इससे निकलने की कोशिश करता है, उतने ही भयंकर ढंग से और ज्यादा जकड़ जाता है। जाल की जकड़न से क्लियोपैट्रा का दम घुटा जा रहा था। वो तेजी से बस हाथ पैर मारे जा रही थी। खुद को नाकाम होता हुआ देखकर क्लियोपैट्रा सीजर के ऊपर फट पड़ी। सब आपकी गलती है। आपने ही नक्शे वाली उस किताब को साथ लाने से मुझे रोका था। अगर आज वो हमारे हाथ में होती तो हम यहाँ कीड़ों की तरह नहीं फंसे होते। सीजर क्लियोपैट्रा की सुडौल बाहों को खींचकर अपना चेहरा उसके गालों के एकदम पास लेकर आया।
दांत भींचते हुए वो बोला, बेवकूफ औरत, सही रास्ते से ले जाने की जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर ली थी ना, उसका क्या? तुम्हारा अपने आप को सबसे होशियार समझने का खामियाजा हमें उठाना पड़ रहा है और कुछ नहीं। क्लियोपैट्रा पर अपना रौब झाड़ते हुए सीजर ने अपनी गर्दन घुमाई और बिना एक पल गवाए फुर्ती से नीचे झुका। उसने एक हाथ से जाल के फंदे को कसकर पकड़ा, अपने जूते में छिपाकर रखा हुआ चाकू निकाला और एक ही झटके में जाल को तितर बितर कर वो उस भयानक जकड़न से आजाद होने लगा। क्लियोपैट्रा ये सब देखती ही रह गई। वो भौहें टेढ़ी करती हुई मन ही मन सोचने लगी, इनकी अकड़ तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरी तरफ आने की जगह मुझसे और ज्यादा खफा होते जा रहे हैं। पर मैं भी देखती हूँ कब तक। इस वक्त क्लियोपैट्रा ने सीजर को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि जंगल में उनके साथ क्या हुआ था, बल्कि इस तूतू मैमे के बाद भी वो जहाँ जहाँ सीजर चाकू से जाल काटता जा रहा था वहाँ वहाँ अपने नुकीले नाखूनों से उसे फाड़ने लगी। इसी बीच सीजर न जाने क्यों एक बार फिर बोल पड़ा, जानती हो वो तुम्हें महारानी क्यों नहीं बनने देना चाहते? क्योंकि जो महारानी अपने देश से बाहर बिना मुसीबत में फंसे 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकती, वो किसी के भी क्या काम आएगी। ये सुन क्लियोपैट्रा के धैर्य ने जवाब दे दिया। वो भी गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, बस बहुत हुआ। आपको बिल्कुल भी याद नहीं, पर मैं बता दूं कि हम यहाँ इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि जंगल में आपने नील। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन्हें ठक 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 की अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अपने भाले को जोर जोर से जमीन पर पटक रहा हो। दोनों अचानक शांत हो गए और एक साथ नीचे की ओर देखते हुए बोले, अब क्या करें? अब क्या करें? नीचे कुछ ऐसा था जिससे वो इस जंगल में घुसने से पहले से ही बचते चले आ रहे थे। ढलती शाम में कोयले के समान काले चेहरे पर सफेद रंगों से अलग अलग तरह की बनी आकृतियां लिए कुछ आदिवासी लोगों ने दोनों के बीच हो रही बहस के दौरान आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उधर अलेक्जेंड्रिया के महल में टॉलेमी के स्वयंवर के लिए महारानी ढूंढने के लिए प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी थीं। जनता में जोश और उत्साह देखकर सभी सुंदरियों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। पोथाइनस हाथ को ऊंचा उठाकर उन्हें शांत करते हुए बोला, तो आइए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। सबसे पहले नृत्य के जरिए हम इनके कला कौशल को परखेंगे। इन सब प्रतियोगियों को ये साबित करना होगा कि ये इजिप्ट की धरती से कितनी जुड़ी हुई है। ये सुनने में जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे आंगन में रेत बिछाई गई है। इन सुंदरियों को इसी गरम रेत पर नंगे पांव नृत्य करना होगा। इतना सुनकर दर्शकों का उत्साह दुगना हो गया। चारों ओर से आवाजें आने लगी, वाह क्या कहने, वाह वाह दिलचस्प। लोगों को शांत रहने का इशारा करते हुए पोथाइनस आगे बोला, देखिए आप सब जरा धीरज रखें। नृत्य तो होगा लेकिन कुछ शर्तें हैं। ये प्रतियोगिता निश्चित समय तक चलती रहेगी। इस दौरान अगर कोई भी प्रतियोगी किसी भी कारणवश रुक जाती है तो उसे विवाह योग्य नहीं समझा जाएगा। फिर वो प्रतियोगियों की ओर देखकर बोला, तो आप सब तैयार हैं इस प्रतिस्पर्धा के लिए? आप अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर आइए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। वो चारों लड़कियां पोथाइनस की बात सुनकर मुस्कुराते हुए मंच से नीचे उतरकर रेत वाली जमीन की ओर चली गईं। जैसे ही ढोलक पर थाप बजी, चारों सुंदरियां मटकती हुई रेतीली जमीन के घेरे में आ गईं। कंचन काया और मादकता लिए वो सब ताल से ताल मिलाने लगी। वाद्य यंत्रों के साथ साथ इजिप्ट की जनता भी अपनी तालियों की थाप से मनपसंद प्रतियोगी का हौसला बढ़ाने लगी। जैसे ही प्रतिभागी एक दूसरे से कमजोर पड़ने लगती, उनका कलेजा मुंह को आ जाता।
सभी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता के अहम नियम का पालन करते हुए अपने चेहरे पर एक नकाब डाल अपनी पहचान छुपाए हुए थी। लेकिन इन सब का टॉलेमी पर कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ज़ाहरा की कमसिन अदाएं उसकी आंखों में उतर चुकी थी। उसकी नाभि में हीरे की तरह चमकता आभूषण दूर से ही उसका मन मोह रहा था। धीरे धीरे ताल तेज होने लगा। तभी प्रतियोगी बड़ी तेजी से नाचने लगी, पर कुछ ही पलों में मेंडोसा का ध्यान न जाने कहां देखकर भटक गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। इसी के साथ पोथाइनस ने प्रतियोगिता समाप्त कर दी। कुछ ही देर में प्रतियोगिता का समय खत्म हो गया। पोथाइनस मंच पर आकर परिणाम घोषित करते हुए बोला, जैसा कि आप सबने देखा, ये मुकाबला कांटे का था। सबने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वाकई ये एक दूसरे से किसी मामले में भी कम नहीं थी। लेकिन आज जिन 4 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था, उसमें से सिर्फ एक प्रतियोगिता में आगे नहीं जाएगी। बाकी 3 को कल होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। सब के सब दिल थाम कर बैठे थे। उद्घोषणा से पहले जोरदार नगाड़ा बजने लगा। नगाड़ा रुकते ही पोथाइनस ने कहा, बेहतरीन कलाकारों में से जो आज आगे नहीं जाएगा, उसका नाम है। ये सुनकर सबकी सांसें थम गई। तभी पोथाइनस ने जाने वाले प्रतियोगी का नाम लिया, मेंडोसा। ये सुनते ही उसका मुंह लटक गया। उसने मन ही मन कहा, कौन सा मैं यहाँ महारानी बनने आई थी, पर मकसद तो यही था ना, आखिरी प्रतियोगिता तक पहुंचना है। अब मैं कैसे इस महल में कुछ दिन बिता पाऊंगी? सारी नीति धरी की धरी रह गई। पोथाइनस ने मेंडोसा का दिल रखने के लिए कहा, मेंडोसा, आप दिल छोटा ना करें। आप में कोई कमी नहीं थी। शायद ईश्वर और इजिप्ट के सिंहासन को ही आप मंजूर नहीं आई। आप अपने देश वापस जा सकती हैं। तभी मेंडोसा ने तपाक से टॉलेमी के सामने एक दरख्वास्त रख दी, महाराज, हमें हारने का कोई गम नहीं। आपका जो भी फैसला है हमें मंजूर है, लेकिन हमें इस तरह रुस्वा न कीजिए। अगर हम यहाँ से आपका महल देखे बिना ही चले जाएंगे तो अपने देश जाकर क्या बताएंगे आपके बारे में, आपकी इस शान और शौकत के बारे में। यूं तो पोथाइनस नहीं चाहता था कि किसी बाहरी व्यक्ति को इस तरह मेहमान खाने में जगह दी जाए, लेकिन महाराज टॉलेमी को ये बात अपनी इज्जत से जुड़ी हुई लगी। इसलिए उन्होंने बिना किसी की सलाह लिए प्रतियोगिता खत्म होने तक मेंडोसा को मेहमान खाने में रुकने के लिए कह दिया। टॉलेमी का आदेश सुनते ही मेंडोसा के चेहरे पर छरहरी मुस्कान आ गई। उसने महाराजा का नमस्कार किया और मेहमान खाने की ओर बढ़ गई। जाते जाते वो खुद में ही बुदबुदाई, अरे वाह, पहले ही पता होता तो बुरा भी नहीं मानती कि प्रतियोगिता से क्यों निकाला। खैर, अब लग जाते हैं अपने काम पर। उसे मेहमान खाने की ओर जाते देख पोथाइनस उसे देख टेढ़ा मुंह बनाकर कुछ सोचने लगा। उधर घने जंगल के अंतिम छोर पर क्लियोपैट्रा और सीजर चारों ओर आदिवासियों से घिर चुके थे। देखने में वो आदिवासी अनोखे तो लग ही रहे थे, साथ में खूंखार भी लग रहे थे। उन्हें देख अभी तक बहस कर रहे क्लियोपैट्रा और सीजर के बीच खामोशी छा गई। तभी किसी ने जाल से बंधी सबसे मोटी रस्सी को एक बड़े से तलवार जैसे दिखने वाले हथियार से एक बार में ही काट दिया, जिससे क्लियोपैट्रा और सीजर जाल सहित एक झटके में चिल्लाते हुए तपाक से जमीन पर आ गिरे। कुछ ही पल में वो हुआ 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 हु 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 की आवाजें निकालते हुए उनके जाल के चारों ओर गोल घूमने लगे। उनके शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल पत्ते लटक रहे थे और हाथों में भाले, तीर, धनुष और गंडासे जैसे हथियार थे, जिसे देख क्लियोपैट्रा और सीजर को ये समझने में देर न लगी कि अब उनका निशाने से बच निकलना कोई आसान बात नहीं। कुछ देर उनके चारों ओर गोल गोल घूमने के बाद उसमें से एक आदमी सीजर और क्लियोपैट्रा को उस जाल से बाहर निकालने लगा। ये देख क्लियोपैट्रा के मुंह से धीरे से निकला, यही मौका है, भाग चलते हैं।
इससे पहले सीजर इस बात को सुन पाता, उस आदिवासी ने क्लियोपैट्रा के माथे के बीचों बीच अपना भाला तान दिया। अपने माथे पर कुछ नुकीला सा महसूस करते ही वो एकदम चुप हो गई। उसे जाल से बाहर निकाल रहे वो आदिवासी एक एक कर उन दोनों को अपने भाले का नुकीला हिस्सा चुभाने लगे। देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो अपने तरीके से उन्हें उठकर चलने के लिए कहना चाह रहे थे। आदिवासियों के कहे अनुसार चलते हुए क्लियोपैट्रा डरने का दिखावा कर मन ही मन खुद से बोली, ये कैसी बला है, एक मुसीबत से निकले और दूसरी में आकर फंस गए। ये आदिवासी अपने शिकार की जान बख्शना तो दूर, उल्टा उसे हर तरह से यातना देकर उनके दुख का भरपूर जश्न मनाते हैं। मुझे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये सोच वो सीजर की ओर देखने लगी। सीजर बड़े गौर से खुद को शांत रख पूरे जंगल का जायजा ले रहा था। एक एक कर उन सारे आदिवासियों को देख रहा था। तभी उसकी नजर क्लियोपैट्रा पर गई, जो बहुत देर से अपनी आंखों से उसे कुछ इशारा कर रही थी। दोनों इशारों में ही एक दूसरे से कहने लगी, इनसे बचकर कैसे निकलेंगे? अभी शांत रहो। जैसे ही हमारे दिमाग में कोई तरकीब सूझेगी, तुम्हें इशारों में संकेत दे देंगे। जितना हो सके अपने आसपास की चीजों पर ध्यान रखो। तभी किसी ने उन्हें यूं आंखों से इशारा करते देख उसी समय उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और शोर करते हुए जंगल के भीतर चले गए। शाम ढलने के बाद जंगल का रास्ता पहचानना किसी आम आदमी के लिए उतना ही मुश्किल था जितना गेहूं के ढेर में सुई ढूंढना। क्लियोपैट्रा और सीजर को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों कभी इधर गिरते तो कभी उधर। तभी रास्ते में चलते चलते क्लियोपैट्रा जोर से चिल्लाई। उसे चिल्लाते देख सभी पलटकर उसकी ओर देखने लगे और इतने में वो अपने पैर को पकड़ जमीन पर गिर पड़ी। झुंड से एक महिला आदिवासी निकल कर आई और उसे अजीब तरह से देखने लगी। क्लियोपैट्रा ने पैर के तलवे को हाथ से छुआ तो उसे पता चला कि उसके पैर में कुछ धंस गया था, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। उसने एक बार में थोड़ा दर्द और सहन करते हुए उस चीज को अपने पैर के घाव से निकाला और बोली, ये क्या? लकड़ी का टुकड़ा? पर इसे छूकर ऐसा नहीं लग रहा कि मामूली लकड़ी का टुकड़ा है। इसे बखूबी आरी से काटा गया है। फिर उसने उसी टुकड़े को लिया और कपड़े से ढके हुए अपने मुंह के पास ला उसे सूंघने की कोशिश की। उसे ऐसा करते देख उस महिला आदिवासी ने तुरंत उससे लकड़ी का टुकड़ा छीन लिया और उसमें खून लगा देख उसे अपनी जीभ से चाटने लग गई। इस बीच सीजर को पहले तो लगा कि शायद क्लियोपैट्रा खतरे में है। फिर कुछ पलों तक अपने आसपास होती हलचल को भांपते हुए वो मुंह बनाकर मन में बोला, जब हमें सबसे ज्यादा स्थिर रहने की जरूरत है तभी इसे नाटक करके सबका ध्यान अपनी ओर डालने की सूझी है। इसके होते हुए तो हमें यहाँ फंसना ही था। क्लियोपैट्रा किसी तरह एक बार फिर उठी और लंगड़ाते हुए दोबारा बाकियों के साथ सफर तय करने लगी। जंगल के बीचों बीच एक खाली मैदान जैसी जगह पर एक आदिवासी आगे आया और उनकी पट्टी उतारकर पत्थर की ओर इशारा करते हुए अपनी भाषा में उन दोनों से बोला, तुम दोनों जैसे कमजोर शिकार हमारे तब तक किसी काम के नहीं जब तक तुम लोग खा पी कर हृष्ट पुष्ट न हो जाओ। कुछ देर आराम कर लो, फिर तो तुम दोनों को अपनी थाली पर परोस जल्दी ही हम सब दावत करेंगे। उन्हें अपनी भाषा में कुछ अजीब सा कहते और फिर जीभ लपलपाते देख क्लियोपैट्रा सकपका गई। उसकी नजरें जिधर भी जाती उधर डरावना मंजर दिखाई देता और कानों में चीखने चिल्लाने की झन्नाटेदार आवाजें नसों को हिला रही थी, जिसे सुनकर क्लियोपैट्रा तुरंत पलटी। चेहरे से पट्टी हटाते ही सीजर अपना चेहरा झटक एक बार फिर अपने चारों ओर सभी चीजों को गौर से देखकर बोला, इनमें से कौन सी चीजें बतौर हथियार इस्तेमाल की जा सकती हैं? हाँ वो भी काफी कुछ है यहाँ, लेकिन इन्हें अपने हाथ तक कैसे लाया जाए? थोड़ी थोड़ी देर में ढोल की आवाजों पर उठती थिरकन सुनाई देती तो क्लियोपैट्रा का कलेजा धक से रह जाता। उनका अजीब सा नृत्य और संगीत देखकर क्लियोपैट्रा के चेहरे पर निराशा के बादल मंडराने लगे। न जाने और कितना समय खराब होगा हमारा यहाँ।
अगर सीजर का मकसद पूरा नहीं हुआ तो चाहे यहाँ या वहाँ, मौत तो तय है। तभी अचानक सीजर ने झंझलाहट में जमीन पर अपना पैर जोर से दे मारा। उसकी ये हरकत आदिवासियों को नागवार गुजरी। वो अपनी भाषा में एक दूसरे से बोले, ज्यादा उछल रहा है ये, अब पता चलेगा इसे। यहाँ आकर हमारे ही इलाके से भागकर हमारे समुदाय को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें चुनौती दे रहा है ये। देखो अब क्या करते हैं। फिर वो लोग सीजर को आंखें दिखाते हुए डराने लगे और उसकी बाहों को कस कर पकड़ लिया। उन्होंने सीजर को जबरदस्ती एक पत्थर पर बिठाया, रस्सी से उसके हाथ पैर बांधे और उसके पीछे के पेड़ पर एक कील ठोक दी। फिर उस आदमी ने दहकते कोयले के पास जाकर लोहे की छड़ की गर्माहट देखी। वो छड़ न जाने कितनी देर से तपाई जा रही थी। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। आसपास के आदिवासी भी उसके इशारों पर उसी की तरह हंसने लगे। यही मौका देख सीजर पीछे खिसक कर अपने बंधे हाथों से कीलों को निकालने की कोशिश में लग गया। ऐसा करने के लिए उसके पास समय बहुत कम था और कुछ ही पल में उनमें से एक आदिवासी आगे बढ़कर उस लोहे की छड़ के हत्थे को थाम सीजर की ओर बढ़ने लग गया था। दरिंदगी अब अपने अगले पड़ाव पर थी। भीड़ में शोर कर रहे लोग मानो से ये कह रहे हो, जाओ 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 जाओ, जिसे सुन वो आदिवासी उस छड़ को लेकर सीजर के पास आने की तैयारी करने लगा। जिस वक्त वो आदिवासी सीजर के पास पहुंच रहा था, उस दौरान सीजर ने अपने बगल में बेहाल पड़ी क्लियोपैट्रा के हाथ में वो कील पकड़ा दी थी। अब वो आदमी वहां आया और सीजर के कंधे पर उस छड़ को लगा दिया। सीजर दर्द से कराह उठा। क्लियोपैट्रा उसकी चीख सुनकर सहम गई। फिर उसने ध्यान दिया कि सीजर ने उसके हाथ में कील छोड़ी है, जिसे देख वो फौरन सीजर के हाथ की रस्सी को काटने लगी। इससे पहले कि वो धधकती छड़ क्लियोपैट्रा के नाजुक शरीर को छूती, अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ। इसे सुनकर सबने अपना सिर उठा लिया। जैसे ही वो इंसान नजदीक आया, उसके सामान में सबने अपना सिर अदब से झुका दिया और कहने लगे, आज्ञा श्रीमान, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हम इन बंदियों को अभी महाराज के सामने लेकर आ ही रहे थे। लंबी चौड़ी कदकाठी, रंग बिरंगे पंख और चमड़े से सजा एक नुकीला डंडा हाथों में लिए वो आदमी किसी योद्धा से कम नहीं लग रहा था। उनके बीच बढ़ते शोर को सुन क्लियोपैट्रा ने रस्सी काटने की रफ्तार को तेज कर दिया। सीजर भी मन ही मन यही कह रहा था, जल्दी करो क्लियोपैट्रा, जल्दी करो। इसी बीच वो आदमी बोला, महाराज का हुक्म है कि हमारे पास अपने कुल देवता को खुश करने का ये एक अच्छा मौका है। इसी के साथ हमारे महाभोग की भी तैयारी की जाएगी। कल मध्य रात से हमारी पूजा का नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आप सब भी इसकी तैयारी शुरू करें। तभी अचानक क्लियोपैट्रा को वो कील देखकर कुछ याद आ गया। वो रस्सी काटने का काम छोड़ चुपचाप बैठ गई और हैरानी से बोली, इस पर बना ये निशान, यानी वो बूढ़ा आदमी इसी जंगल में है। मतलब हमें आज रात यहाँ रुकना ही पड़ेगा।